कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक्स चुनौती, दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पर इस विनाश को टालने की एक क्षीण सी संभावना बची हुई थी। आओ, मेरा पैर। मैं इन पर वार करूं या ये मुझ पर वार करें, नतीजा एक ही निकलना है, मेरी हड्डियों का टूटना। ओहो, मैं इनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कर सकता हूं, पर हर बार ऐसा होना मुश्किल है कि ये मुझ पर वार करने के चक्कर में अपने ही साथी पर वार कर दें। आओ, ये तो इस कम्युनिकेशन सेंटर को तोड़ने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब हैं। अगर इस कम्युनिकेशन सेंटर के साथ तू भी नष्ट हो गया तो सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत तो होगी पर चलेगा, मैं संभाल लूंगा। पहले तू तो मर। मैं मरा भी तो तुझे मार कर मरूंगा। मुझे पता है कि तू बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर ही अंदर इस सेंटर की तबाही की आशंका से बेहद डरा हुआ भी है। तू सचमुच शैतान का दिमाग लेकर पैदा हुआ है। मैं आशंकित जरूर हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि इस सेंटर को कोई खास नुकसान पहुंचने से पहले ही मेरे रोबोट गार्ड्स तुझे परलोक पहुंचा देंगे। पर उसके लिए पहले इनको परलोक का रास्ता देखना पड़ेगा, और वह रास्ता आंखें बंद करने के बाद ही दिखता है। अब देखता हूं कि ये मुझ पर कैसे वार करते हैं। अरे, ये तो मुझे अभी भी देख पा रहे हैं, पर कैसे? समझा, रडार वेव्स। ये रडार वेव्स की मदद से देख रहे हैं, यानी ये मेरे चेहरे के उभारों को पहचानते हैं। अब तो इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। शुक्र है ये पतली मेटल फॉयल है, वरना गुड, रास्ता मिल गया। और फिर ये कैसे हो गया? लगता है कि तुम कुछ सेकंड्स के लिए सो गए थे। ये अपनी रडार राइट से मेरे चेहरे के उभारों को भांप कर मुझ पर वार कर रहे थे, इसीलिए मैंने इन सबके चेहरों पर अपने चेहरे चिपका दिए। पर तुम्हारे इतने चेहरे आए कैसे? तुम्हारी मेहरबानी। तुम्हारी दीवार पर लगी ये पतली मेटल फॉयल एकदम परफेक्ट है अपने इंप्रेशन बनाने के लिए। अब ये सेंटर नष्ट होने से नहीं बचेगा। मुझे अपने सारे कनेक्शन कहीं और ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तुमने मेरी चीज तोड़ ही दी, पर अब कुछ तोड़ने की बारी मेरी है। तुम्हारा दिल, फिर उसके साथ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी इच्छा शक्ति। दुनिया यही जानती है कि तुम राधा और श्याम के बेटे हो, सर्कस की एक कलाबाज जोड़ी के। पर दुनिया यह नहीं जानती कि शुरुआत में ही एक हादसे के दौरान राधा को ऐसी चोट लगी थी कि वो मां बनने के काबिल ही नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो? साबित करने के लिए मेरे पास राधा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हैं। अपनी स्कीम को फेल होता देखकर तुम पागल हो गए हो। तुम भी हो जाओगे। जानते हो तुम राधा और श्याम को मिले कैसे? उनकी सर्कस पार्टी जंगल में अपनी जरूरत के लिए जानवरों को पकड़ने गई थी। वहां पर उनको मिली एक बैठी हुई शेरनी, दूध पीते 3 बच्चों के साथ। पर जाल कटते ही दिख गया कि बच्चे 3 नहीं 4 थे, और उनमें से एक बच्चे के पास दिमाग भी था। हालांकि वो बच्चा सिर्फ 3 साल का था। जाल गिरते ही शेरनी और उसके बच्चे भाग खड़े हुए। अपनी डांट गन और राइफल ताने हुए सर्कस वाले भी उनके पीछे भागे। पीछा करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बच्चे की किलकारी उनको रास्ता दिखा रही थी। पर वे नहीं जानते थे कि किलकारियां किसी के लिए संदेश थी। कमाल है, ये बच्चा तो जानवरों से कम्युनिकेट करता है। ये इनकी बोली जानता है। ये तो नायाब चीज है। वो बच्चा तुम थे, पर राधा की ममता से तुम बच नहीं सके। तुमको जुपिटर सर्कस ले आया गया। राधा और श्याम ने पुलिस वालों से मिलकर गुमशुदा बच्चों का पूरा डाटा बैंक छान मारा, पर तुम्हारा उसमें कहीं जिक्र नहीं था। राधा, श्याम ने तुमको अपना बेटा मान लिया, और उनके साथ बाकी सबने भी। तुम उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, सॉरी मुर्गा जो थे। और ये सब तुम कैसे जानते हो? दुश्मनों के बारे में जानना मेरा काम है। आगे की कहानी तो सभी जानते हैं कि कैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ ग्लोब सर्कस वालों को खाने के लाले पड़ने लगे, और उन्होंने जुपिटर सर्कस में आग लगा दी। सर्कस जल गया, और तुम
आईजी राजन मेहरा के दत्तक पुत्र के साथ साथ अपराध विनाशक भी बन गए। अब इसमें भी कोई रहस्य है क्या? है ना, वो आग सिर्फ तुमको मारने के लिए लगाई गई थी। ग्लोब सर्कस वालों को उकसाया गया था, तुम्हारे नाजायज बाप के द्वारा। सभ्यता की सीमाएं मत लांघो मैग्नम। नाम नहीं जानना चाहोगे उस शख्स का जिसने तुमको जंगल में फेंकवा दिया, फिर जब किस्मत ने तुमको बचा लिया और तुम्हारे पॉपुलर होने के कारण खतरा बढ़ने लगा तो उसने तुमको मरवाने की कोशिश की। तो वह आदमी, यानी तुम्हारे अनुसार मेरा काल्पनिक पिता, इतना पावरफुल है कि वह ग्लोब सर्कस जैसी संस्था को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। मैं राधा और श्याम का बेटा नहीं हूं। कैसे समझाऊं? अब तो उनका डीएनए भी नहीं रहा जिसे मैं तुमसे मिसमैच करवा सकूं। पर हाँ, तुम्हारे बाप से तुम्हारा डीएनए मैच हो सकता है। अभी भी मामला सीरियस हो रहा था। कौन है वो? तुम्हारा बाप। हाँ, मेरा बाप, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारा बाप है, आज का बाप। आईजी राजन, यानी तब का एसएसपी राजन मेहरा। हाँ मिस्टर सुपर कैप्टन ध्रुव, तुम आईजी राजन की ही नाजायज औलाद हो। उसने तुमको अपना बेटा बनाने का ऑफर फ्री में ही नहीं दे दिया, वह तुमको अपने पास रखना चाहता था, अपनी आंखों के सामने, ताकि तुम कभी भी अपने अतीत में झांककर उसकी गलतियों को पकड़ ना लो और वह दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अब बता, मेरा सेंटर टूटने की आवाज ज्यादा तेज है या तेरा दिल टूटने की? हाँ, हमने खुद सुना है। मैग्नम ने आईजी राजन को ध्रुव का असली बाप बताया है। हाय डेड, कम सन, तो आज तुमने वो बम फोड़ ही दिया। आपने ही तो ये बम मेरे हाथ में थमाया था। आपकी ही दी जानकारी ने आज ध्रुव को खत्म कर दिया है। जानता हूं, पहले नागराज का खतरा दूर हुआ और अब ध्रुव का। अब हमको ब्रह्मांड का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता, नागराज भी नहीं। तो तुम ही वह नागराज हो जिसने इस नगरी को नष्ट करने का आदेश इन क्षुद्र नागों को दिया था। तब वह आदेश सिर्फ कुछ इमारतों को प्रायोगिक तौर पर तोड़कर उनका परिणाम देखने के लिए था, पर अब मैं खुद नगरी को पूरा तोड़ने के लिए आया हूं, ताकि तुम जैसे और खतरे आकर हमारी धरती को नुकसान न पहुंचा सकें। मुझको सिर्फ इस प्राचीन नगरी से मतलब है। इसके बाहर की तुम्हारी धरती पर पैर रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये द्वीप भी हमारी धरती पर ही है और जब तक ये प्राचीन नगरी यहाँ पर रहेगी खतरा बना रहेगा। इसको या तो टूटना होगा या फिर से पानी के नीचे जाना होगा। फिलहाल ऐसा कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसे संभव होने नहीं दूंगा। मेरे रहते इस धरती पर कोई आफत टिक नहीं सकती। फिर मुझे इस द्वीप को नष्ट करके फिर से पानी के नीचे भेजना होगा। मैंने भी यही शपथ ली हुई है कि मेरे रहते मेरी धरती पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती और मुझे खतरा टलने तक इस द्वीप पर आने वाले अवांछनीय लोगों को रोकना होगा। और उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उनको भयभीत कर देना, और उनको भयभीत करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी घुसपैठिए की विभत्स मौत का नजारा दिखाना। तुम्हारी मौत का युद्ध का बिगुल बज चुका था। पूरे द्वीप में चारों तरफ भीषण टकराव हो रहे थे। ये समय द्वीप पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं था। बस भगवान से ये मनाओ कि अब तक प्लेन सही सलामत हो। तुझे विभत्स मौत देने का शौक है, पर मैंने कभी जान न लेने की शपथ ली हुई है। इसीलिए मैं विभत्स जिंदगी देता हूं, मौत से भी भयंकर जिंदगी। मिसाइल की शक्ति से टकराया था नागराज, और यह भीषण टक्कर उस नागराज के शरीर की हर हड्डी को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त थी। ऐसी जिस स्थिति को तू मौत से बदतर बता रहा है, मैं उसी हालत में पैदा हुआ था। हड्डियां थी ही नहीं मेरे शरीर में। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व के तक्षक नगर को वारिस की जरूरत थी, पर सिंहासन के लालची अन्य वारिसों को कतई नहीं थी। उन्होंने रानी ललिता को चुपचाप थोड़ी थोड़ी मात्रा में तीव्र जहर दिया ताकि उसकी कोख जल जाए। पर षड्यंत्रकारी ये नहीं जानते थे कि रानी की कोख में भ्रूण आ चुका है, नागराज का भ्रूण। हालांकि विष ने महीनों तक मेरे शरीर को पनपने नहीं दिया। मेरे शरीर का विकास समय के साथ साथ अलग अलग दिशा में होता रहा। 3 वर्षों तक मैं मां की कोख में ही रहा। जैसे ही उनको सच्चाई पता लगी, उन्होंने तक्षक राज की नजरों में रानी को गिराकर उनको सर्पदंड दिलवा दिया। आप तो पिछले 1 वर्ष से युद्ध पर गए हुए थे भैया, फिर रानी गर्भवती कैसे हो गई? रानी पतिता है भैया, इसको सर्पदंड दिया जाए।
सर्पदंड यानी परमविषधारी सर्प हलाहल धर की ज्वालामुखी रूपी बाम्बी में फेंक देने का दंड, जहां से हर वक्त विष लहरियां ज्वाला के रूप में निकलती रहती थीं। पर मेरे दुश्मन मां पर एक एहसान कर गए थे। उन्होंने जहर खिला खिलाकर उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दी थी। वह विष ज्वाला में जली नहीं और उसने हलाहलधर की महाबाम्बी में मुझको जन्म दिया, एक लुंच-पुंच शिशु जिसके शरीर में हड्डियां नहीं थीं। जन्म लेते ही महाहलाहल विष की फुकारों ने मेरे शरीर को जहर में बुझाना शुरू कर दिया। मां की कोख ने मुझे 3 वर्षों तक संभाल कर रखा था। मौत को भी शायद कोई जल्दी नहीं थी, पर विष की लहरों के साथ वहां पर अमृत भी था। मां का दूध लोग आज तक इसको मात्र मुहावरा समझते हैं, पर उस अमृत का एक घूंट अंदर जाते ही मेरा शरीर प्राणघातक विष और ममतामयी अमृत के बीच में छिड़ा एक युद्ध का मैदान बन गया। आखिरकार हार विष की हुई। मेरे शरीर में मौजूद दर्जनों तरह के विषकण आज्ञाकारी बच्चों की तरह मां के दुग्धकणों के साथ हाथ जुड़े। पलक झपकते ही मेरा कंकाली तंत्र बनना प्रारंभ हो गया और मां के दूध की हर घूंट के साथ मैं मौत को अपने से दूर धकेलता गया, मीलों दूर। जैसे कि अब तू जा रहा है। मां की शक्ति के सामने देवतुल्य महाहलाहल विषधारी हलाहलधर का विष भी फीका पड़ गया था। उन्होंने ही मुझे मानव होते हुए भी नाग गुणों से संपन्न किया और सहस्रधारी होने का वर भी दिया। वह शक्ति जो सर्पों को 1000 वर्षों तक जीवित रहने के पश्चात मिलती है, वह मुझे जन्म लेते ही मिल गई थी। अब तू समझा कि तू मेरी हड्डियां क्यों नहीं तोड़ सकता और मैं तेरी हड्डियों का चूर्ण कैसे बना सकता हूं। मेरी अष्टभुजाओं से निकले 8 भिन्न प्रकार के विषों के सम्मिश्रण से ये नागराज कभी उबर नहीं सकता। अब सागर में ही उसकी समाधि बनेगी। सागर में नागराज की नहीं, इस प्राचीन नगरी या यूं कहो कि आयाम नगरी की जल समाधि बनेगी। उधर देख। सुनामी, पर बगैर भूकंप के सुनामी आना असंभव है। भूकंप आया तो है। नागराज नाम का भूकंप। मुझे इस लहर को रोकना होगा। जमा दूंगा मैं इस जल को, पर नागराज का प्रयास गलत दिशा में जा रहा था। क्योंकि पानी की इतनी मात्रा को पूरी तरह से जमा पाना संभव नहीं था और बर्फ द्वारा होने वाली तबाही भी अधिक घातक थी। विशाल महानगर के एक भाग में भी वही हो रहा था जो प्राचीन नगरी में घट रहा था। चारों तरफ विनाश का मंजर था। पानी में डूब रहे लोगों की जिंदगी कुछ पलों की मेहमान थी। नागराज, तूने अपनी हद पार कर दी है। अब मैं अपनी हद पार करूंगा और तू जिंदगी की हद पार कर जाएगा, पर पहले मुझे इस विनाश को पलटना होगा। उन अद्भुत सर्पों ने तेजी से प्राचीन नगरी को डुबो रहे पानी को निकालना शुरू कर दिया। ये सहस्रधारी शक्ति है। मेरा शरीर इस ब्रह्मांड के सबसे कड़े पदार्थ में बदल चुका है। इसका एक हल्का सा वार भी तुझे विखंडित कर देगा। अरे, कहाँ गया? यहां पर, तुम्हारे ठीक पीछे। जरा देखूं कि ब्रह्मांड की सबसे कड़ी धातु का गलनांक क्या है। ये ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती। अब तुम अपने पीछे देखो। ये तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये तुमको विखंडित नहीं कर देता। गलती कर गए ना नागराज। पहले मान जाते तो दुनिया वालों को कम से कम तुम्हारी लाश तो मिल जाती। अब तो उनको तुम्हारी धूल तक नहीं मिलेगी। सही कहा, धूल मिलेगी भी कैसे? मैं नहाता जो रहता हूं, बदन पर धूल को टिकने ही नहीं देता। तुम बच गए, पर कैसे? ये असंभव है। ये कैसा चमत्कार है? तुमको अब मैं खुद मारूंगा। नागराज ने उस वार से बचने की कोई चेष्टा नहीं की। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में वाइब्रेशन क्यों पैदा हो रहे हैं? तेज कंपन, जैसे मेरा शरीर टूटकर अलग हो जाएगा। हो ही जाएगा, अगर तूने अपने इस रूप को छोड़ा नहीं तो। पहली बार तो मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर तुम्हारे वार से बचा था, पर बार बार ऐसा कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए मैंने अपने शरीर कणों को ठोस रबर में बदल लिया, जिसको तोड़ पाना तो दूर, बल्कि उस पर वार करते ही तुम्हारे घूंसों में ऐसी कंपन पैदा हुई जिससे वे खुद चूर चूर हो गए। ठोस रबर से जब धातु टकराती है तो ऐसा ही कंपन पैदा होता है, जैसा कि तुम इस वक्त खुद महसूस कर सकते हो। ये कंपन मैं रोक नहीं पा रहा हूं। मेरे शरीर के अंग टूटकर अलग हो रहे हैं। ओह, मेरे प्रति वार का असर इतना घातक होगा, यह मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इसको इस स्थिति से निकालना होगा, क्योंकि मैंने ही इसको इस स्थिति में डाला है।
नागराज के रबर से बने लचीले शरीर द्वारा उन कंपनों को सोख लेना एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी। पर यह स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि अगर महाधातु से महारबर टकराया था तो कंपन भी महाकंपन होने तय थे। आह, मेरा लचीला शरीर कंपनों को सोखने के बजाय उनको डायफ्राम की तरह काम करके और तेज कर रहा है। अब तो मुझे भी अपने शरीर के कण अलग होते महसूस हो रहे हैं। स्थिति अभी और भयंकर होने वाली थी। कंपन हवा में फैलकर प्राचीन नगरी की जर्जर दीवारों से टकरा रहे थे। नतीजा संपूर्ण विनाश था। नागराज जिस कारण के निवारण के लिए आया था, अब वो स्वयं उसका कारण बन गया था। विनाश तीव्र था, इसीलिए इसको रोकने के लिए चाहिए था उतना ही तीव्र प्रतिरोध। स्थिति तो कुछ खास समझ में आई नहीं, पर इनके कंपनों को रोकने का एक यही तरीका समझ में आया कि इनको पानी के हवाले कर दिया जाए। पानी कंपनों को बहुत तेजी से शिथिल कर देता है। वैसे इन कंपनों ने मेरा नया कॉप्टर प्लेन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि मेरा वार घातक हो जाएगा। पहली बार किसी बराबर वाले से टक्कर हुई है, वरना आज तक तो मुझे अपनी शक्ति के इस स्तर का अंदाजा तक नहीं था। पर हम दोनों को बचाने के लिए वह मलबे का टुकड़ा जरूर ईश्वर ने ही भेजा था। हमारे बीच में युद्ध सिर्फ विनाश लाएगा, और ऐसा हम दोनों में से कोई नहीं चाहता। ईश्वर ने ही भेजा था। पर ध्रुव के हाथों से, ध्रुव। वाओ, दो नागराज और साथ में नागरानी भी। ये प्राचीन नगरी के अवशेष हैं या जादूगर का स्टेज। ध्रुव, इतनी सहजता से इतनी बड़ी मुसीबत को तुम ही टाल सकते हो, यानी तुम भी मुझे जानते हो। पर कैसे, समझाना जरा मुश्किल है, पर समझाना तो पड़ेगा ही। ये ब्रह्मांड कई असंख्य परतों से बना है, प्याज की तरह। पर हमको एक समय में एक ही परत नजर आती है, वह परत जिस पर हमारा ब्रह्मांड रचा होता है। इनको हम आयाम कहते हैं। ऐसे हर आयाम में एक ही व्यक्ति या वस्तु के असंख्य रूप अलग अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। यूं समझो कि इस ब्रह्मांड में असंख्य ध्रुव हैं। ऐसा ही एक ध्रुव हमारे आयाम में भी है। इतना तो तुम समझ गए होगे कि मैं दूसरे आयाम से आया हूं। परंतु उस बार उसका असर लगभग पूरी धरती पर देखा गया था। इस बार यह प्रभाव इस पुरानी नगरी तक ही सीमित है। क्या रहस्य है इसका? आयामों के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में हम तब से जानते हैं, जब से नागरानी के आयाम का ब्रह्मांड हमारे आयाम से टकराया था। रहस्य जानने के लिए ही तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और उसके लिए पहले मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम्हारे आयाम में इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक भीषण भूकंप से ये द्वीप समुद्र के बाहर आ गया। इसके पहले तो हम इसके बारे में जानते तक नहीं थे। फिर एकाएक इस पर अजीबोगरीब जीवों का प्रकट होना और गायब होना शुरू हो गया। फिर उनको बचाने के लिए तुम धमके। समझा। मैग्नम ने उसी भूकंप का फायदा उठाया। वह इसी मौके की तलाश में था। कैसा मौका? हमारे आयाम को बर्बाद करने का मौका। समझाने के लिए कहानी शुरू से सुनानी पड़ेगी। तुम्हारे आयाम के विपरीत हमारे आयाम में सभ्यता और तकनीक का आगमन जल्दी हुआ। लगभग 20,000 वर्ष पूर्व हम बड़ी बड़ी नगरियां बनाकर रहने लगे थे, पर सिर्फ नक्शों या मॉडलों से उन नगरियों में रहने की दिक्कतों का पता नहीं चलता था। वह तभी पता चलता था जब हम वहां पर पूरी तरह से रहने लगते थे। कई बार हमको उन नगरियों को छोड़ना पड़ा और नष्ट करना पड़ा। ऐसा न हो उसका एक ही तरीका था, नगरियों को वास्तविक रूप में छोटे पैमाने पर बनाया जाए। पर हमारी धरती पर आबादी और जमीन की कीमत बहुत अधिक होने के कारण इतनी जगह मिल पाना संभव नहीं था। इसीलिए हमने ये काम चांद पर करने की सोची, पर वहां पर ज्यादा दिनों तक रह पाना संभव नहीं था। नगरियों पर नगरियां उजड़ रही थीं, और पूरी धरती के वैज्ञानिक इसी समस्या पर काम कर रहे थे। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले हमने फ्रीक्वेंसी एनालाइजर का आविष्कार किया। फ्रीक्वेंसी एनालाइजर परमाणुओं के कंपनों को पकड़ सकता था और उन कंपनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा सकता था। पहले ही प्रयोग में आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए। एक वॉलंटियर सैनिक के शरीर के अणुओं की फ्रीक्वेंसी जैसे ही बदली गई, उसने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। दरअसल उसके शरीर के अणु दूसरे आयाम के अणुओं की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गए थे। हमारे सामने एक नई दुनिया का रास्ता खुल गया था। अब हमारे पास धरतियों की कोई कमी नहीं थी, और वह भी बिना अपनी धरती से बाहर कदम रखे। पर हम अपनी खुशी में खतरों को नजरअंदाज कर रहे थे। कई ऐसे प्रयासों में दूसरी धरतियों पर मौजूद घातक पशुओं या भयानक प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी कई स्काउट टीमों को खत्म कर दिया। ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि हर आयाम में हमारे जैसी एक धरती तो थी, पर विकास के भिन्न भिन्न चरणों में थी।
ऐसी असंख्य धरतियों में अपने काम लायक धरती को ढूंढ पाना असंभव कार्य लग रहा था, पर तभी हमको इस धरती का पता चला। उस वक्त भी तुम्हारी धरती पर मानव थे, पर दूर दूर बसे हुए, और हमारे काम में व्यवधान डालने वाला कोई नहीं था। अपने आयाम से सारा सामान लाकर हमने यहाँ पर ऐसी नगरियों के कई मॉडल बनाए, कुछ दिन तक उनमें रहकर उनकी खूबियों और कमियों को जाना, और फिर उसे छोड़कर उसके अनुरूप अपने आयाम में नगरियां बसाईं। ओह, तो वे रहस्यमय प्राचीन नगरियां जिसमें रहने वालों के बारे में हम कुछ नहीं जानते और उनकी भाषा अभी तक नहीं पढ़ पाए, वो तुम लोगों ने बसाई थीं। सारी नहीं, कुछ नगरियां तुम्हारे आयाम के मानवों ने स्वयं भी बनाई थीं। यानी ये महाविशाल नगर द्वीप तुम लोगों द्वारा बनाया गया नगर का मॉडल था। हाँ, और ये हमारी परेशानी की जड़ बन गया है। क्योंकि आज हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जिस महानगर में रहता है, वो इसी मॉडल का एक प्रतिरूप है। कई इमारत बदल भी गई हैं, पर फिर भी उनकी नींवें अभी भी वहां मौजूद हैं। इस कारण हमारा महानगर अभी भी इस प्राचीन नगरी का प्रतिरूप बना हुआ है। इसी का फायदा उठाकर हमारे आयाम के मोस्ट वांटेड अपराधी मैग्नम ने हजारों साल पहले प्रतिबंधित हो चुके फ्रीक्वेंसी एनालाइजर को पुनर्जीवित किया और हमारे महानगर की परमाणु फ्रीक्वेंसी को इस मॉडल की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दिया। इससे दोनों नगर आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि प्राचीन नगरी में जो कुछ भी होता है, उसका सीधा असर अब महानगर वासियों पर होता है, जिनकी रक्षा करने की मैंने शपथ ली हुई है। इसीलिए मुझे इस नगरी की रक्षा करने के लिए अपने आयाम से यहाँ पर आना पड़ा और तुमसे टकराना पड़ा। मैग्नम ने जरूर किसी शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी एनालाइजर के द्वारा ऐसा किया है, और वह फ्रीक्वेंसी एनालाइजर कहीं आसपास ही है। एक मिनट, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे आयाम के एक अजीबोगरीब शख्स से टकराया था। वह इस द्वीप की भूमि में कुछ दबाने की कोशिश कर रहा था। वह जरूर वही यंत्र होगा। तुमको वह जगह याद है? हाँ, तो चलो दिखाओ मुझे। वह यंत्र नष्ट करते ही महानगर मैग्नम की कैद से आजाद हो जाएगा। क्या मैग्नम इतना बेवकूफ है कि वह ऐसी आसान चाल चलेगा, या मामला जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है? मनचाही रिपोर्ट आ रही है डैड। नागराज फ्रीक्वेंसी एनालाइजर ढूंढने के लिए जा रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी एनालाइजर कुछ ही देर का मेहमान है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम असली प्लान के लिए तैयार हो? बिल्कुल डैड। नागराज जिस समस्या को कम होता समझ रहा है, वो अभी और बढ़ने वाली है। आखिर इस प्लान पर मैं पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा हूं। पर तुम एकाएक कैसे आ गए ध्रुव, अपना कॉप्टर प्लेन लेने के लिए? दरअसल मैं स्विट्जरलैंड जा रहा था, हेड्रॉन कोलाइडर लैब के प्रोजेक्ट इंचार्ज से मिलने। हेड्रॉन कोलाइडर? तुम लोग यहाँ हेड्रॉन कोलाइडर बना रहे हो? हाँ, पर इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? कुछ खास नहीं। हो सकता है कि जहाँ पर हम असफल हो गए वहाँ पर तुम लोग सफल हो जाओ। तुम लोग हेड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीन बना चुके हो और हजारों साल पहले बैन भी कर चुके हैं। कमाल का संयोग है कि हमने भी उसका नाम हेड्रॉन कोलाइडर ही रखा था। तुम लोग असफल कैसे हो गए? क्या गड़बड़ हुई थी? हेड्रॉन कोलाइडर के स्टार्ट के कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारी धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की तादाद बढ़ गई थी। वैज्ञानिक कारण तो किसी को नहीं पता, पर पब्लिक प्रेशर के कारण प्रोजेक्ट बीच में ही रोकना पड़ा। लोगों को लग रहा था कि भूकंप और तूफानों में हो रही तीव्र वृद्धि का कारण हेड्रॉन कोलाइडर ही है। सिर्फ निराधार पब्लिक प्रेशर के कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया? नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था, इस प्रयोग के कारण पृथ्वी के केंद्र में ब्लैक होल भी पैदा हो सकता है, जो पृथ्वी को ही निगल सकता है। नागराज? हाँ ध्रुव। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इसी खतरे से डर रहा था। अब इस आयाम का कनेक्शन दूसरे आयामों से भी तेजी से जुड़ने लगा है। चूंकि यहाँ पर सिर्फ हम मौजूद हैं, इसीलिए अभी हमारे दूसरे रूप ही इस खिंचाव के कारण यहाँ आ रहे हैं, और ये कह पाना असंभव है कि इनमें से हर नागराज या ध्रुव का व्यवहार हमारी तरह का ही होगा। ये क्या हो रहा है? मैं तो एजवाइस को बस काबू में करने ही वाला था, पर ये कैसा षड्यंत्र है? जरूर तुम लोग उसी की माया शक्ति का एक हिस्सा हो। नागराज इस आयाम को छिन्न भिन्न कर देगा। इसको ये सिचुएशन समझाने में समय लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ इसको ही नहीं, और नागराज और ध्रुव भी तो हैं। सबकी सोच अलग अलग होगी।
ओह, मैंने तो सोचा था कि फ्रीक्वेंसी एनालाइजर को ढूंढना और नष्ट करना बच्चों का खेल होगा। पर अब तो पहले हमें यहाँ की इमारतों की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी स्थिति से बचने के लिए मैं इस नगरी को नष्ट करना चाहता था। तुम लोग यहाँ की स्थिति को संभाल लो। मैं अपना प्लेन टूटने से पहले यहाँ से निकल लूँ। तुम ध्रुव होकर मुसीबत में हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो। एक पल रुके श्रीमान, पहले हमें यहाँ की स्थिति से अवगत करा दें, फिर प्रस्थान की सोचें। ओह, इसको मैं अगर समझा भी पाया तो समझाने में कीमती वक्त निकल जाएगा। इसे टालना होगा। मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही एक अपराधी का पीछा कर रहा था कि अचानक अपने आप को यहां पर पाया। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं तो ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम इधर उधर नहीं देख रहे हो। तुम्हारी चाल ठिठक नहीं रही है। यानी तुम जानते हो कि तुमको कहां जाना है और क्या करना है। तुम इसी स्थान के हो। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं ध्रुव से ही बात कर रहा हूं। पर फिलहाल मुझे जाना होगा। जाना तो हमें भी है। गए तो साथ जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। तुम लोग तभी जा पाओगे जब मैं जा पाऊंगा इस रहस्य को सुलझाने के लिए। वरना अभी 10-12 ध्रुव और आध धमकेंगे। मैं भला किस किस को समझाऊंगा। ध्रुव ने मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि हर ध्रुव युद्ध कौशल में ध्रुव जितना ही माहिर था। बस वे अभी स्थिति को न समझ पाने के कारण थोड़े भ्रमित जरूर थे। आओ, ये क्या? ध्रुव तो पशु पक्षियों के साथ रहता है या पशु पक्षी ध्रुव में रहते हैं? मजबूरी थी। इनका नामो निशान मिटता जा रहा था, तो इनका जेनेटिकल कोड अपने बदन में डालना पड़ा। मामला तो खिंचता जा रहा है। इतनी देर में तो मैं इनको समझा लेता। ओह, मैं स्टार ब्लेड्स लोड रखता हूँ, तो ये एक्यूप्रेशर नीडल्स लोड रखता है। गुड आइडिया, पर अपने ऊपर आजमाने में खतरा है। लड़ाई बराबर की नहीं थी। एक के सामने 2 ध्रुव थे, पर एक ध्रुव के पास एक डोनाल्ड ट्रंप कार्ड था। श्वेता, एक मिनट, तुम सारे ध्रुव हो तो मुझको जरूर जानते होगे। मैं श्वेता हूँ। श्वेता, माई डॉग। यहाँ श्वेता भी है। यहाँ भी ये मुसीबत है। है न? जितने ध्रुव होंगे उतनी श्वेता होंगी। मुझसे पंगा लो। नो वे, कदापि नहीं। मैं दिमाग से लड़ता हूँ। दिमाग ही खत्म हो गया तो कैसे लड़ूंगा। इसे जाने दें। जाने दो, श्वेता के चक्कर में कौन पड़ेगा। हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। रास्ता ढूंढा तभी जा सकता था जब कोई रास्ता बचता। काम तेजी से पूरा हो रहा है। मूर्ख नागराज समझ रहा है कि दोनों आयामों की नगरियों की फ्रीक्वेंसी मिलाकर मैं महानगर को मटियामेट करना चाहता हूं। पर वह ये नहीं समझ पाया कि मैग्नम इतनी छोटी सोच कभी सोचता ही नहीं। अब बस 5 सेकंड्स और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में। ये क्या? प्रोग्रेस बीच में रुक कैसे गई? वो जल, क्या गड़बड़ हो रही है? अगर इस वक्त कोई गड़बड़ी हुई तो मेरे हाथों से कोई जिंदा नहीं बचेगा। गड़बड़ हमारी तरफ से नहीं है ग्रेट मैग्नम, पर फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हो रही है। किन्हीं 2 आयामों की फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कौन से 2 आयाम? एक तो प्राचीन नगरी की धरती का आयाम और दूसरा नागरानी वाला आयाम। एक खास फ्रीक्वेंसी हमको दोनों आयामों से मिल रही है। प्राचीन नगरी वाली धरती के नागराज की फ्रीक्वेंसी। पर यह तो असंभव है। किन्हीं 2 आयाम की वस्तुएं एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो ही नहीं सकती। अब क्या करना है? मुझे तो लगता है कि फिर शुरू से काम करना पड़ेगा। नहीं, एक सीधा रास्ता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी उस नागराज की है तो उस फ्रीक्वेंसी को बंद करना होगा। ध्रुव को तो मैंने मार ही दिया है, अब नागराज को भी मरना होगा। ये कैसी बात कर रहा है? हमारे होने वाले दामाद को समझाओ नताशा। कूल डाउन डार्लिंग। नागराज को मारने से आसान प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना होगा। किसी भी नागराज को मारना लगभग असंभव है। तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए होगा, पर हमारे नागराज के लिए नहीं होगा। अब अगर हमारे नागराज को इस महानगर और इसके वासियों को बचाए रखने की शपथ पूरी करनी है तो उसे नागराज को मारना होगा। उसके मरते ही फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ मेरे सामने आ सकने वाली हर चुनौती भी, क्योंकि तब ब्रह्मांड का नया सृष्टिकर्ता मैं होऊंगा, दी ग्रेट गॉड मैग्नम। मैग्नम के ख्याली सिंहासन के पायों को काटने की योजना पर कोशिश जारी थी। हम कितनी देर में जिनेवा पहुंच जाएंगे? ये प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, फिर भी कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक नागराज दूसरे नागराजों का रोक कर रख पाएगा।
जरूर रख पाएगा। क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक दूसरा नागराज भी मौजूद है। ये तुम क्या कह रहे हो? आसान सी बात है। एक जान के बदले में 300 करोड़ जाने। सौदा सस्ता है। एक नागराज से दूसरा नागराज लड़ेगा तो लड़ाई तो लंबी खींचेगी ही, लेकिन अगर 1 से 10 लड़ेंगे तो नागराज भी मर जाएगा और कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये असंभव है। हम दोनों के युद्ध में ही ये नगर तबाह हो जाएगा। फिर बचाने को बचेगा क्या? ये क्या बकवास है? ये हमारी लड़ाई नहीं है और नहीं इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। जान लेने लायक शख्स तो तुम लग रहे हो। मेरी जान लेने से तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण इस नागराज का यहाँ मौजूद होना है। इसको रास्ते से हटाकर तुम सब अपने अपने काम पर वापस जा सकते हो। मैं अगर समय पर वापस नहीं जा पाया तो पृथ्वी को डार्क शैडो के हमले से कोई नहीं बचा पाएगा। धरती हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। चट्टान ने आकाश से नुकीली चट्टानों की वर्षा शुरू कर दी तो महानगर एक महाशमशान बन जाएगा। वापस तो जाना ही होगा और वो भी जल्दी, और उसके लिए फिलहाल जो भी रास्ता हमारे सामने है तो उसे आजमाना तो पड़ेगा ही। गुड, जल्दी ही तुम सबका मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा भी। 1 मिनट, तुम्हारी बात पर भरोसा करने का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या उस नागराज के मरने से हम भी वापस लौट जाएंगे? ओम नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहां पर आने का कारण नागराज नहीं, ध्रुव है। तुम्हें ध्रुव को रोकना होगा, उसके शरीर से सांसों को अलग करना होगा, और इसके लिए तुमको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तुमको खुद ही अपने पास खींच लेगा। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है ध्रुव, यहाँ पर तुम प्लेन नहीं उतार सकते। डोंट वरी मैगी, तुम डॉक्टर सिरी को फोन मिलाओ। मेरे पास यूनाइटेड नेशंस की क्लियरेंस है, मैं कहीं भी लैंड कर सकता हूँ। कहो, कैसी हो मैगी? आई एम फाइन सर, ये मेरी फ्रेंड के भाई हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव। पर ध्रुव मुझसे क्या चाहता है? कहीं ये मुझे दुनिया को तबाह करने वाला पागल वैज्ञानिक तो नहीं समझता? नो सर, मैं आपसे उस केस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने हिंदुस्तान में एक कंप्यूटर हैकर के खिलाफ दर्ज कराया था। यस, कोई हैकर वहां से हमारी लैब का गुप्त और सेंसिटिव डाटा चुरा रहा था। हमने तो लोकल पुलिस को सिर्फ उसका आईपी एड्रेस दिया था। उस आदमी पर एक अजीबोगरीब प्राणी ने हमला किया और बेहोश होते होते उसने मुझे एक सीडी दी जो जल गई थी, पर मेरी साइबर कमांडो यूनिट को भरोसा है कि वे उसमें से थोड़ा बहुत डाटा अभी निकाल लेंगे। गुड, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ उस सीडी के बारे में। यानी आप उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। फिर उसके हाथ में बिल्कुल आप जैसी अंगूठी कैसे थी? ओ, ये अंगूठी, अरे मेरे इस अंगूठी वाले हाथ की तस्वीर कई जगह छप चुकी है और नेट पर भी है। ऐसी अंगूठी तो कोई भी बनवा सकता है। क्या मैं आपकी अंगूठी देख सकता हूँ? क्यों नहीं, देखो, उस आदमी ने ऐसी क्या जानकारी चुराई होगी जिसको पाने के लिए वह अजीबोगरीब प्राणी उसे मारने तक को तैयार थे। आओ, बात दिखाने की है, बताने की नहीं। यहाँ पर हम आज तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रयोग कर रहे हैं। अणु कणों को आपस में टकराकर और उनको तोड़कर नए कणों का पता लगाना और ब्रह्मांड के सृष्टि के रहस्यों का पता करना। देखो, ये है वो ट्यूब जिसमें प्रोटॉन प्रकाश की गति से घूमते और टकराते हैं। इससे ऐसे ऐसे कण पैदा होते हैं जिनका रहस्य अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारी दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड को खतरा हो सकता है, जैसे ब्लैक होल। अरे, वे अफवाहें हैं। ब्लैक होल कहीं ऐसे बनते हैं? हाँ, बनते हैं, पहले भी बन चुके हैं, और उस कारण ये प्रयोग बंद भी किया जा चुका है। वैज्ञानिक मैं हूं या तुम, ऐसा प्रयोग मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है। हमारे मानव इतिहास में, तुम्हारे में नहीं। ये क्या बकवास है? बनने की कोशिश बेकार है डॉक्टर सिरी। तुम डॉक्टर सिरी तो हो, पर दूसरे डायमेंशन से। इम्पॉसिबल, जो पिछले 3 सालों में कोई नहीं समझ पाया, उसे तुम 3 मिनट में समझ गए। पर कैसे? तुम्हारी अंगूठी ने तुमको धोखा दे दिया। तुम्हारे अनुसार ये अंगूठी तुम बहुत पहले से पहनते आ रहे हो, पर तुम्हारी उंगली पर पड़ा अंगूठी का निशान ज्यादा पुराना नहीं था। इससे कहीं ज्यादा पुराना निशान उस शख्स की उंगली पर था जो अस्पताल में पड़ा है, यानी वो असली प्रोफेसर शिरी है जिसकी जगह तुमने ले ली है। गुड गुड गुड, ध्रुव से यही उम्मीद थी मुझे। उस सिरी को मैंने 3 साल तक अपनी कैद में रखा। आखिर वही तो मार खा खाकर लैब को सेट करने के रास्ते बताता था।
लेकिन पता नहीं कैसे वह भाग निकला, और वह भी हमारी प्लानिंग की सीडी लेकर। पर कोई बात नहीं, ये मैग्नम का प्लान है, गलत होते ही सही कर लिया जाता है। मेरे रहते गलत गलत ही रहेगा। तो गलत को सही मैं करूंगी। मैगी, तू तो डियर श्वेता, माय बेस्ट फ्रेंड, मैं आई ही सिरी की मदद करने के लिए थी। जैसे ही मुझे पता चला कि असली सिरी भाग निकला है, मैं फटाफट तेरे पास राजनगर आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे काम में कोई अड़ंगा डालेगा तो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव, योर ब्रदर। तूने मेरे ब्रदर पर हाथ उठाकर मुसीबत मोल ले ही है मैगी, श्वेता नाम की मुसीबत। गुड, अभी थोड़ी देर तक पिटता हूँ, फिर श्वेता मुझे बचाने की कोशिश जरूर करेगी, और कम से कम इसी बहाने श्वेता और चंडिका का रहस्य खुल जाएगा। आओ, मर गया री। सुना श्वेता, मैं मर गया रे। श्वेता, ओह, ये मैंने क्या किया? ये सोचा ही नहीं कि अगर श्वेता चंडिका न हुई तो क्या होगा। अब मैं इसको और बड़ा खतरा बनने नहीं दूंगा। मैगी को मैग्नम ने सोच समझकर ही ध्रुव के साथ लगाया था। ये क्या? जीरो ग्रेविटी? क्या ये हेड्रॉन कोलाइडर का साइड इफेक्ट है? सही समझे, हम ब्रह्मांड बनने के ठीक पहले के रहस्यों को ढूंढ रहे थे। उससे पहले ग्रेविटी नहीं थी, इसीलिए अगर गुरुत्व बना तो उसकी काट भी साथ ही पैदा होनी तो तय थी, यानी जीरो ग्रेविटी, और साथ ही इसका दूसरा रूप पैदा हुआ। ब्लैक होल। इसकी गुरुत्व शक्ति को फोकस करके ही मैं उस प्राचीन नगरी को खींचकर समुद्र की सतह पर लाया था। हे भगवान, इसकी गुरुत्व शक्ति तो पूरी पृथ्वी को भी निगल सकती है। अभी ये हमारे नियंत्रण में है, पर हाँ, ऐसा संभव जरूर है। तो फिर इस संभावना को खत्म करना होगा। हमारी पृथ्वी कोई प्रयोगशाला नहीं है। फिलहाल तो तुम अपने बचने की संभावना पर विचार करो। वर्लपूल आज तक किसी से हारी नहीं है। आज हारेगी। पर कैसे? ये अपनी हेड को हेलीकॉप्टर के पंख की तरह यूज करके तेज गति से उड़कर वार कर रही है। समझा, इस हेलीकॉप्टर को गिराना होगा, और किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराने का सबसे सीधा तरीका है उसकी दुम में लगे दिशा नियंत्रक रडर को तोड़ देना, और ये अपने पैरों का इस्तेमाल रडर की तरह कर रही है। अच्छा हुआ तरीका काम आ गया, वरना लड़की किसी भी आयाम की हो मैं उस पर हाथ नहीं उठाता। अब मुझे श्वेता को देखना है, कहीं उसको ज्यादा चोट ना आई हो। मैं भी कैसा शक्की हूँ, हर समय बेचारी पर चंडिका होने का शक करता हूँ। ओह थैंक गॉड, श्वेता बेहोश है, पर ठीक है। तूने वर्लपूल को इतनी आसानी से हरा दिया। अब इतनी ही आसानी से मैं तुम्हारे किए कराए पर पानी फेर दूंगा। अब या तो ये ब्लैक होल नष्ट होगा, या मेरे साथ साथ तुमको भी निगल लेगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर हमने इस वक्त यहाँ पर एक पेंच को भी हिलाया तो ब्लैक होल बेकाबू हो जाएगा, पूरी तरह से। तो फिर इसको बंद करो, सुनियोजित तरीके से, वरना वना तुम सब यहाँ कैसे आ गए? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? तुमने कहा था ना कि तुम हमको वापस भेजने का तरीका ढूंढने जा रहे हो। हम वही पूछने आए हैं, और हम बहुत जल्दी में है। गुस्से में भी। तुम लोगों को वापस भेजने का एक ही तरीका है, इस हेड्रॉन कोलाइडर को बंद करना। इससे उस प्राचीन नगरी पर गुरुत्व खिंचाव कम हो जाएगा, और वह फिर से पानी के नीचे चली जाएगी। साथ ही साथ तुम लोग भी वापस अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाओगे। नहीं, इसकी बात का यकीन मत करना। अगर हेड्रॉन बंद हो गया तो तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगे। तुमको वापस भेजने का तरीका मैं सोचता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, ये नहीं है। बस तुम लोग इसको मशीन बंद मत करने देना। ये झूठ बोल रहा है, मशीन तो बंद करनी ही होगी। ब्लैक होल को खत्म करना होगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। ध्रुव एक था, और उसको रोकने वाले ध्रुव अनेक, और हर ध्रुव जितना ही कुशल योद्धा भी था। इन सब के पास तो अनोखे अनोखे अनेकों तरीके हैं, और मेरे पास सिर्फ 2 हाथ। गलत, 2 नहीं, 4। चंडिका, थैंक गॉड। मदद करने के लिए नहीं, मेरी टेंशन दूर करने के लिए। अब एक बड़ा रहस्य खुल जाएगा। अरे, काम पर ध्यान दो ध्रुव, वरना काम हो जाएगा। ये ध्रुव एकाएक कहाँ से आ गए, ये तो मैं नहीं जानता, पर यह जरूर जानता हूँ कि ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सिक्योरिटी बुलाई तो खुद मैं भी फंस सकता हूँ। एक ही रास्ता है, मुझे ब्लैक होल की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। 2 दिनों का काम कुछ मिनटों में पूरा करना होगा।
ध्रुव, इनसे हम कभी जीत नहीं सकते। ये लड़ने में तो हमारे बराबर हैं पर संख्या में बहुत ज्यादा हैं। मैं इनको रोक कर रखता हूँ। तुम जाकर कंट्रोल पैनल के सारे स्विच ऑफ कर दो, या बेहतर होगा कि सीधा फ्यूज ढूंढो और निकाल दो। ठीक है, ये रहा फ्यूज। अरे, मुझे कौन खींच रहा है? ये क्या हो रहा है? ओह, इसे कहते हैं बदकिस्मती का खेल। ध्रुव और उसकी साथी ब्लैक होल की ग्रेविटी की जद में आ गए हैं। बाकी ध्रुव अपनी पकड़ बनाए हैं। हम ब्लैक होल में खींच रहे हैं, ध्रुव। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ओह, खिंचाव बहुत तेज है। ये तो गलती से सही काम हो गया। ध्रुव ब्लैक होल में समा गया और साथ ही बाकी ध्रुव भी अपने आयामों में पहुंच गए। अब मुझे ब्लैक होल की तीव्रता को फिर से कम कर देना चाहिए। खतरा खत्म हो गया है। एक खतरा खत्म हो गया था और दूसरा खत्म होने वाला था। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि माइक्रो ब्लैक होल बेकाबू हो रहा था। जारी है हेड्रोन।